हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रखर जनरल स्टडीज़ में। मैं आदर्श प्रताप। आज मैं आपको 7वें चैप्टर में संविधान की अनुसूचियों शेड्यूल्स के बारे में बताऊंगा। तो आइए देखते हैं संविधान के शेड्यूल्स। दोस्तों, ये जो भी मैं आपको पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ ये आपको यूपी पीसीएस, आईएएस और एसएससी तमाम तरह के एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए देखते हैं शेड्यूल्स। देखिए, मूल रूप में इनिशियली संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, 8 शेड्यूल थे और वर्तमान में इसमें 12 अनुसूचियां हैं, 12 शेड्यूल्स। ठीक है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, इस तरह से 12वीं अनुसूची तक है। ठीक है, पहली अनुसूची या फर्स्ट शेड्यूल। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? पहली अनुसूची भारत के राज्य व राज्य क्षेत्र तथा केंद्र शासित प्रदेश व उनके विस्तार से संबंधित है। माने इट इज रिलेटेड टू इंडियाज स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस पहली अनुसूची में क्या दिया गया है कि भारत के कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, उनके नाम क्या हैं और उनकी सीमाएं क्या है। ठीक है, जैसे हम जब कोई रजिस्ट्री कराते हैं, कोई व्यक्ति कोई जमीन रजिस्ट्री कराता है तो उसमें उसकी चौहद्दी या उसके चारों तरफ क्या है ये लिखा रहता है, उसकी बाउंड्रीज के बारे में लिखा रहता है। ठीक है, तो यहां पे वही है, इस अनुसूची में उस राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में लिखा है। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश माने यूनियन टेरिटरीज और उनकी जो बाउंड्रीज हैं, उनका जो विस्तार है उसके बारे में लिखा है। ठीक है, 2013 तक 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। वर्तमान में प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 2013 तक 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना एक नया राज्य बना। ठीक है, जिसकी राजधानी हैदराबाद है। 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 समाप्त कर, माने जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया गया, धारा 370 हटा के, और जम्मू और कश्मीर की जगह पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख। ठीक है, इस तरह से एक राज्य कम हो गया और 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर और नागर हवेली जो कि केंद्र शासित प्रदेश था, इसको दमन और दीव दूसरे केंद्र शासित प्रदेश में मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहां भी एक केंद्र शासित प्रदेश कम हो गया। तो कुल मिलाकर वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन्हीं के बारे में पहली अनुसूची में दिया गया है कि ये राज्य हैं, इनका ये नाम है, इनकी ये बाउंड्री है, इनकी ये चौहद्दी है, ये सीमा है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरी अनुसूची, सेकेंड शेड्यूल। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है राष्ट्रपति, राज्यपालों, संघ एवं राज्यों के जो सदन हैं उनके अध्यक्षों, माने लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्षों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन और भत्ते से संबंधित है। सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड चेयरमैन्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल्स, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड सीएजी। ठीक है, तो जो दूसरी अनुसूची है ये इन सभी लोगों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि वेतन और भत्ते कितने होंगे, किसके कितने होंगे। देखते हैं तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची थर्ड शेड्यूल, ये किससे संबंधित है? ये संघ और राज्य के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों इत्यादि के द्वारा जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित है। ठीक है, माने किससे संबंधित है? यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज,
हाई और जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके द्वारा जो आर्ट्स लिया जाता है उससे संबंधित है। इसमें इस सूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल माने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनकी शपथ, इनका आर्ट्स वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, इसको छोड़ के बाकी की जो शपथ है, उनके द्वारा जो शपथ ली जाती है, जो आर्ट है, वो उसका जो है वर्णन इसमें है, वो चीज इसमें दी गई है। तो ये शपथ से संबंधित है, आर्ट से संबंधित है। इसके बाद चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, इसमें क्या है, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, माने फोर्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो राज्यसभा में किस राज्य से, किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीट होगी, जो है उसका डिटेल वो जो है वो चौथी अनुसूची में दिया गया है। आइए पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में या फिफ्थ शेड्यूल, इसमें क्या है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों, ठीक है, इनके प्रशासन से संबंधित है। ये पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, माने ये शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यहां एक बात ध्यान दीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल ये दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें है या नहीं है, या मिलाने को आ जाता है। तो ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनका जो शपथ है वो इसमें नहीं है। आइए देखते हैं छठी अनुसूची, सिक्स्थ शेड्यूल। इसमें यह संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। ठीक है, छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो माने सिक्स्थ शेड्यूल इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहेंगे, हम आगे आ गए और पीछे नहीं बता पाए। तो जो अभी आपने देखा कि अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब एक क्षेत्र विशेष को जो है वो गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है कि ये अनुसूचित क्षेत्र है। जैसे कोई जनजाति है, ठीक है, उस एरिया में रहती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस क्षेत्र विशेष को एक अनुसूचित क्षेत्र जो है वो घोषित करती है, ठीक है, अनाउंस करती है। तो वहाँ पे जाना, वैसे तो हमें भाई भ्रमण का अधिकार है, स्वतंत्र है, हाँ, हम चाहे जहाँ जाएं, लेकिन वहाँ पे कुछ पाबंदियाँ भी होती हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक केस हुआ था, तो वहाँ पे क्या था कि इसी तरह जनजातीय क्षेत्र था और वहाँ एक कोई विदेशी घुस गया। वहाँ पे जो जनजाति थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, तो वहाँ पे जाना क्या था, वहाँ पे जाना निषिद्ध था, प्रोहिबिटेड था, तब भी हो गया था। इसलिए उन लोगों को उस तरह से जो है सजा नहीं होगी जैसे 302। ठीक है, तो अनुसूचित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जब सरकार किसी क्षेत्र को घोषित करती है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं सातवीं अनुसूची या सेवेंथ शेड्यूल। देखिए, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट का प्रावधान या प्रोविजन है। ठीक है, संघ सूची में वो विषय हैं, वो प्रोविजंस हैं जिन पे केवल केंद्र या संसद, जिस पे केवल संसद कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची में वो विषय हैं जिनमें केवल राज्य कानून बना सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची जिसका कि प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, तो समवर्ती सूची में वो विषय हैं, प्रोविजंस है जिन पे कि कानून संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ कानून बना देते हैं तो जो संघ का कानून है वो जो है वो ज्यादा प्रभावी होगा, वही माना जाएगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, कितने विषय हैं ये अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, जैसे वन है, ठीक है, और शिक्षा है, ये सब क्या है, समवर्ती सूची में है। ये आप आगे पढ़ेंगे। तो इस प्रकार छठी और सातवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची 8th शेड्यूल। तो आठवीं अनुसूची ये भाषाओं से संबंधित है, लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। ठीक है, कि संविधान में कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थी, 14 लैंग्वेज। वर्तमान में इसमें 22 लैंग्वेज है, 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसमें शुरू में 14 थी, बाद में इन तीनों संशोधन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो 8 भाषाएं और जोड़ी गई, तो अब हो गई हैं 22। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट 1967 के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है, इंसर्ट किया गया। 71 माने 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 माने 71वें संविधान संशोधन या अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। ये 3 लैंग्वेज जोड़ी गई। ठीक है, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली को जोड़ा गया। इस प्रकार संविधान में की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, उसमें 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और ये भाषाएं ये सभी भाषाएं बाद में जोड़ी गई। देखते हैं 9वीं अनुसूची 9th शेड्यूल। इस सूची में जो विषय डाले गए हैं उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। ठीक है, उनका जुडिशियल रिव्यू, इस सूची के जो प्रोविजंस हैं उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 9वीं अनुसूची या 9th शेड्यूल में जो प्रोविजंस हैं, जो विषय हैं, उनका भी न्यायिक पुनरावलोकन, उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, यह सूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी और इसमें भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून है। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है। इसमें यह भी पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो भूमि सुधार से संबंधित है। किस अधिनियम, किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ठीक है, तो पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। और यह भी पूछा जाता है कि इसमें जो विषय हैं उनका जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है या नहीं। तो जो है 9वीं अनुसूची में डाले गए विषयों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। लेकिन 2007 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि 9वीं अनुसूची के विषयों का भी न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो ये थी 9वीं अनुसूची। आइए देखते हैं 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल दल बदल पर रोक से संबंधित है। ठीक है, इसमें दल बदल पर रोक संबंधी कानून है, माने इट इज रिलेटेड टू प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। अगर कोई व्यक्ति, इसमें क्या है कि 1/3 से कम अगर कोई व्यक्ति अपना दल बदलता है, पार्टी बदलता है, तो उसको अयोग्य, उसकी जो सदस्यता है, सदन की जो सदस्यता है, उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम माने 52 अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी। ठीक है, आगे है 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। तो 11वीं और 12वीं दोनों ही अनुसूची आपस में थोड़ा सा संबंधित है। ये पंचायती राज या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, जबकि 12वीं अनुसूची वो जो है वो नगरीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। तो आइए देखते हैं 11वीं अनुसूची 11th शेड्यूल। ठीक है, ये जो है ये पंचायती राज
या ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, रूरल लोकल बॉडी से संबंधित है, और इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम या अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, इंसर्ट किया गया था। ठीक है, इसका संबंध आर्टिकल 243 से है और इसमें कुल 29 विषय प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल बदल पर रोक से संबंधित है, और इसे किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, 52वें द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार ये 11वीं और 12वीं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको 12वीं पढ़ाता हूं। आइए देखते हैं 12वीं अनुसूची, 12th शेड्यूल। ये नगरीय निकाय अर्बन लोकल बॉडी से संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची रूरल लोकल बॉडी से संबंधित थी, रिलेटेड थी, और ये अर्बन लोकल बॉडी से। उसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था, और इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कुल 18 विषय या 18 प्रोविजंस हैं, और इसका भी संबंध आर्टिकल 243 से है। आइए जानते हैं स्थानीय निकाय के बारे में, या लोकल बॉडी। स्थानीय निकाय लोकल बॉडी ये दो तरह की होती है, एक शहरी नगरीय निकाय और दूसरा ग्रामीण निकाय। ठीक है, तो जो शहरी नगरीय निकाय है इसको, या अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, इसकी जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो होती है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, जैसे दिल्ली या मुंबई वगैरह में म्युनिसिपैलिटी बोलते हैं, तो वही है नगर निगम। ये बड़े शहरों में होती है, जैसे अपने यहाँ इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ। ठीक है, इन सब जगहों पे जो है वो नगरीय निकाय की जो सबसे बड़ी संस्था होती है वो होती है नगर निगम, वो नगर निगम होता है। उसके बाद उससे जो छोटी संस्था होती है वो होती है नगर पालिका परिषद। नगर पालिका परिषद वो छोटे जिलों में होती है, जैसे भदोही, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, इस तरह से। ठीक है, इन सब जगहों पे नगर पालिका परिषद होती है। इसके बाद इससे भी छोटी संस्था जो होती है वो होती है नगर पंचायत, या इसी को टाउन एरिया भी बोलते हैं। जैसे बाजार, एक जो बाजार होता है वो, जैसे अपने यहाँ देखिए तो सिरसा है, शंकरगढ़ है, ये सब क्या है, टाउन एरिया है। ठीक है, तो ये है नगरीय निकाय। और अब आइए देखते हैं पंचायती राज या ग्रामीण निकाय। ठीक है, तो पंचायती राज या ग्रामीण निकाय की जो सबसे बड़ी संस्था है जिले लेवल पे वो होती है जिला पंचायत। ठीक है, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत। और उसके बाद उससे जो छोटी संस्था होती है वो ब्लॉक स्तर पे वो होती है क्षेत्र पंचायत। ठीक है, इसके बाद ग्राम स्तर पे 2-3 गांव मिला के, ठीक है, या बड़ा गांव है तो एक ही नहीं, तो छोटे छोटे गांव, कई गांव मिला के वो होता है ग्राम पंचायत। ठीक है, उस ग्राम पंचायत का एक प्रधान होता है। और उसके बाद उससे भी छोटी, सबसे छोटी संस्था, ग्रामीण निकाय की जो सबसे छोटी संस्था होती है वो होती है ग्राम सभा। इसमें जनरली एक गांव आता है। ठीक है, तो ये है ग्रामीण निकाय। ठीक, पंचायती राज ग्रामीण निकाय की सबसे बड़ी इकाई जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्षेत्र पंचायत ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत ग्राम लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद ग्राम सभा सबसे छोटी एक गांव के स्तर पे। ठीक है, इस अब शहरी निकाय में या अर्बन लोकल बॉडी में सबसे बड़ी संस्था जो होती है वो होती है नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। उससे छोटे जिलों में नगर पालिका परिषद, और फिर नगर पंचायत, बाजार। ठीक है, टाउन एरिया। तो ये तो हो गई दोनों लोकल बॉडी। अब इन दोनों जो लोकल बॉडी के बीच में जो समन्वय है, कोऑपरेशन है, वो कोऑर्डिनेशन है, वो कैसे स्थापित होता है? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके थ्रू दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है। ठीक है, और जिला प्रशासन का जो हेड होता है वो होता है डीएम। तो माने डीएम ही जो है वो ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट करता है। ठीक, तो इस प्रकार संविधान की अनुसूचियां, ये चैप्टर समाप्त हुआ, और इसी के क्वेश्चन आंसर के साथ, एमसीक्यू के साथ हम जल्द ही अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।